नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए दूसरा टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट सीरीज आप लोग देखे होइएगा, जिसमें 75 मार्क्स के सामान्य अध्ययन और 75 मार्क्स के डीएलएड के थे। 150 प्रश्न है 75 मार्क्स के। इसमें भी आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस 75 मार्क्स का आपका जो डीएलएड है वो तो कंप्लीट है ही, और 75 मार्क्स सामान्य अध्ययन में आप बिहार स्पेशल को देखेंगे, आप मैथ को भी देखेंगे, रीजनिंग को भी देखेंगे, साथ ही साथ जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है उन सबको देखेंगे। एकदम बेहतरीन विश्लेषण करने के लिए मतलब करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन विश्लेषण आपको मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए। और जो भी समस्याएं हैं, किसी प्रकार की आपको कहीं पर त्रुटि लग रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दिया कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, बस एक दो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। उससे आपका क्या होगा सो बताइए। कुछ नुकसान तो होने वाला है नहीं, लेकिन कई शिक्षकों का भला हो जाएगा। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम की बात हो रही है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जो आपको पता है कि डेट जो है 28 जुलाई हो गया एग्जाम का। 28 जुलाई हो गया तो 25 जून से आपका 25 जून से एक नया क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। 25 जून से मतलब नई क्लास शुरू हो रही है। एकदम स्पीड मोड में चलेगा। पूरे एक महीने में आपको पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लास होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जरूर जान लीजिए कि लाइव क्लास के जरिए आपको कक्षा दिया जाएगा। दो नंबर हम आपको दे देते हैं, 8969094103 पहला नंबर हो गया आपका। दूसरा नंबर है 970, ठीक है, 91, उसके बाद 24019। ये दो नंबर आपके सामने हैं। दोनों में से किसी नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और वहां से जानकारी आप पूरी तरीके से प्राप्त कर लीजिए कैसे क्लास करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, पारित होने की बात हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाएंगे तो 1925 आपका सही जवाब होगा। 1925 में हुआ है, ठीक है। लेकिन 1925 में प्रयास ही किया गया था। अभी जो आपको गृह मंत्री उस समय तत्कालीन जो थे राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह जी के समय में आपको जो है सो ये 2016 में कुल मिलाकर के ये जो है सो पारित हुआ है संसद से, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए। 1925 में क्या हुआ था? संशोधन का प्रयास किया गया था। इसमें 3 जो राज्य हैं, आपको खास करके जो बात करेंगे, छत्तीसगढ़ करेंगे, हिमाचल प्रदेश करेंगे और पंजाब करेंगे। यहाँ पर जो है सो सिखों को पूरी तरीके से रेगुलेट किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? रेगुलेट किया गया। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। चूंकि 150 प्रश्न है, थोड़ा सा हम स्पीडली चलेंगे, फास्टली चलेंगे। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल और अल बलग अगर कहेंगे तो यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम आजाद जी थे। ये इनके द्वारा जो है सो शुरू में क्या हुआ था, 1912 की बात है। 1912 में ये अल हिलाल नाम से पत्रिका का संपादन किए थे। लेकिन 1914 में, जैसे 1914 आया आपका, तो 1914 में क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसे नियम लगाए गए ब्रिटिश के द्वारा जो इसको बंद कर दिया गया। फिर जाकर के 1915 में इन्होंने नाम बदल दिया अल हिलाल और अल बलग नाम से, यानी दो नाम को संयुक्त करके उसके बाद जो है सो इन्होंने चालू किया था। ये है। देखिए आगे देखेंगे तीसरे प्रश्न क्या कहता है। देखिए तीसरे है, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए बात करेंगे पश्चिम भारत की, बात हो रही है पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर आपको एमजी रानाडे बिल्कुल सही जवाब है। एमजी रानाडे हो जाएंगे आपके। लेकिन यहीं पर देखिए नव जागरण का अगर अग्रदूत कहा जाता, नव जागरण के अग्रदूत में आ जाते हैं आपको राजा राम मोहन राय आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते ही होइएगा, महात्मा गांधी जी के गुरु है। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में तो बिल्कुल आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि लाल बाल पाल ये गरम दल से संबंधित थे, और महात्मा गांधी को तो भूलना ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? चौथा प्रश्न है आपका, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय तो एनी बेसेंट को ही जाता है, बिल्कुल एकदम एनी बेसेंट को जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे, देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी थियोसॉफिकल आंदोलन मतलब सोसाइटी की, तो ये जो है सो आपको 1875 की बात करते हैं। 1875 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की गई थी। लेकिन कहाँ पर की गई थी? ब्रिटेन में की गई थी। और ये 1879 ईस्वी की अगर बात करें तो 1879 ईस्वी में ये जो है सो आपको न्यूयॉर्क से उठ करके कहाँ आ गया था? तो मुंबई तक आ गया था। मुंबई में इसकी जो है मतलब कार्यालय खुल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे किस आंदोलन, अगला है क्या, देखिए किस आंदोलन की बात हो रही है। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो तेलंगाना आंदोलन के समय में मिला था। तेलंगाना आंदोलन के समय में कब मिला था? तो तेलंगाना आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1946 से लेकर के आपको 51 तक चला था। किसान आंदोलन था और ये हैदराबाद के खिलाफ जो है सो खास करके चला था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल देखिए दो आदमी का नाम है, डोडी कुमरैया और सुदरैया, ठीक है। इन दोनों, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों के साथ आपको, ठीक है। डोडी कुमारैया और सुंदरैया ये दोनों तेलंगाना आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अगले देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के पहले मजदूर संघ बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन जो 1890 में स्थापना हुई थी, किसने किया था? देखिए बात हो रही है 7 नंबर क्वेश्चन की, और इसकी जो है सो लोखंडे के द्वारा, यानी नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए मजदूर संगठन था, ध्यान रखिएगा। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ
था भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा मिला था, यानी भारत को कहने का मतलब है कौन सा मिला था। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। मद्रास लेबर यूनियन जो है ये प्रथम कहिए इसको जो है सो आपका मजदूर संगठन कह सकते हैं, जो कि आधुनिक ढंग से मिला था। ठीक है, आधुनिक ढंग से मिला था। बेहतरीन। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। देखिए यहाँ से भूलना नहीं है, प्रश्न एक ने एक आएंगे ही आएंगे। यहाँ से कहता बिहार का नेतृत्व कौन किया था, तो कुंवर सिंह किए थे, ये तो पता ही आपको। कहाँ से किए थे, तो आरा के जगदीशपुर से किए थे, आरा के जगदीशपुर से किए थे। ठीक है, यहीं से आपको पता ही होगा कि जो पटना से इस आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, तो पीर अली थे। पटना से कौन थे, पीर अली के द्वारा इसकी जो है सो क्या की गई थी, मतलब इसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। देखिए ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे है आज़ादी की पहली लड़ाई। पहली लड़ाई जो है 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। अभी किसने भाग नहीं लिया, देखिए तात्या टोपे की बात करेंगे तो तात्या टोपे आपको कानपुर से लिए थे। लक्ष्मीबाई आपको जो है सो ली थी उत्तर प्रदेश से, यानी लखनऊ से। ठीक है, बहादुर शाह जफर जी ये दिल्ली से थे। लेकिन ये आपको बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, तो भगत सिंह के बारे में। तो ये नहीं थे, ये 1857 में नहीं थे, चूँकि इनकी जो है जन्म वो 1907 में जन्म ही हुई है, क्योंकि भगत सिंह की जन्म ही हुई है। लेकिन मृत्यु की बात तो सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को इनको जो है सॉन्डर्स की हत्या और दिल्ली के असेंबली में बम फेंकने की वजह से इनको कर दी गई थी। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को जो है शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं कि 23 तारीख को बिल्कुल मतलब 23 मार्च को इनकी क्या हो गई थी, मतलब इनको फांसी दे दी गई थी 3 लोगों के साथ। इनके साथ थे सुखदेव और राजगुरु भी। इन लोगों को सॉन्डर्स की हत्या करने पर और जो असेंबली में बम फेंका था इसी वजह से इनको क्या किया गया था, इनको जो है सो फांसी दे दी गई थी। आइए बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह की बात हो रही है, तो वहां पर देखिए एक प्रश्न और बन रहा है, निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था। देखिए बिल्कुल तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो पहले नाम था वो नाम क्या था ये भी जान लीजिए, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनको जो है इनको मिल गया था जब ये जंगल में छुपे हुए थे, तो एक मिनट देखिए क्या हो गया। ठीक है, देखिए जब ये जेल में छुपे हुए थे, कौन से, तो ये तात्या टोपे जब जेल में छुपे हुए थे तो इनको जो है सो मिल गया था मान सिंह, राजा मान सिंह मिल गया था। और इन्होंने क्या किया, जब मिले तो एक दूसरे से इन्होंने बातचीत किया, हालचाल पूछा, दोनों एक दूसरे को मतलब जाने समझे। और मान सिंह ने क्या किया, गद्देदारी किया और ये जो है सो सूचना ब्रिटिश को भेज दिया, अंग्रेजों को भेज दिया और वहाँ से जो है सो तात्या टोपे को पकड़ करके ले जाया गया और इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। ये जो है सो आपको तात्या टोपे के बारे में पता ही है कि कानपुर से थे, नाना साहब का स्थान इन्होंने लिया था और मान सिंह ने इसको धोखा दिया था। आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। अब ये तो बात पूछने की ही नहीं है, देख लीजिए स्पष्ट है कि जो अंग्रेज था वो धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, अंग्रेजों का धर्म। जैसे आपको पता है कि चर्बी वाले कारतूस की बात हो गई थी, चर्बी वाले कारतूस की, और उसमें 2 बातें थी कि गाय और सूअर दोनों था, गाय और सूअर की चर्बी थी। अब गाय का अगर हो तो हिंदू नाराज, सूअर का हो तो इस्लाम धर्म के लोग यानी मुस्लिम समर्थक नाराज। तो कहीं ना कहीं देखिए सभी लोगों ने मिल करके तब इतनी बड़ी आंदोलन इसलिए हो पाई थी कि सभी लोगों ने मिलजुल करके तब जो है सो यहाँ पर लड़ा था। आगे देखिए 1896 वंदे मातरम गीत जो है ये पहली बार कहाँ गाया गया था, पहली बार गाया गया था कहाँ पर, तो ये जो है सो आपको देखिए 1896 में गाया गया था पहली बार, ईस्वी की बात हो रही है तो 1896 में। और बात कर लेंगे 1906 ईस्वी की, तो 1906 जो आप 1905 है, 1905 है, तो 1905 में जो है ये पहली बार कौन से वाराणसी अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वाराणसी, उसमें पहली बार ये वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम आपको पता ही है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है और उनके जो मतलब आनंद मठ में लिखा गया, आनंद मठ से इसको लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ की अगर बात कर लें तो 1835 से 36 एक वर्ष का इनको जो है सो इनके कार्यकाल थे, मात्र 1 वर्ष का, और इन्होंने 1 वर्ष में ही इतने बेहतरीन कार्य कर दिए कि जितने भी प्रतिबंध थे जो समाचार पत्रों पर, उसको इन्होंने मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया कि सभी लोग अपना अपना समाचार पत्र का जो है प्रकाशन कर सकते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को एक और नाम से जाना जाता है, इनको नाइट की उपाधि दी गई थी, किसकी, नाइट की। प्रेस का मुक्तिदाता भी इन्हीं को कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। आइए बात करते हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बात कर रहे हैं द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये इसका अगर बात कर लें तो रफीक जकारिया है इस पुस्तक के लेखक। कौन से हैं, रफीक जकारिया, याद रखिएगा, डिवाइडेड की बात हो रही है, रफीक जकारिया। आइए देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं है। अब यहाँ देखिए द्विसदनी विधानमंडल ये बिल्कुल उसी का लिया गया है, प्रांतीय स्वायत्ता वहाँ से ही लिया गया, अखिल भारतीय संघ यहीं से लिया गया है। तो ये द्वैध शासन जो वैध शासन जो ये है डायरची सिस्टम है केंद्र सरकार के साथ राज्यों का, ये वहाँ से नहीं लिया गया है, ये अलग से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको भारत शासन अधिनियम से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। अब यहाँ देखिए काकोरी कांड में भगत सिंह भी थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग जो है बच गए थे, कौन बच गए थे। ये देखिए अशफाकुल्लाह है, राजेंद्र लाहिरी है और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों लोगों को फांसी मिली थी। तो बचे कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद बचे थे। कौन बचे थे, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग निकले थे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। दिल्ली में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, प्रश्न ये कह रहा। देखिए तो आपको याद रखना होगा सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा ने किया था आपको दिल्ली में किनका, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। आइए 1905 से 8 के बीच में प्रारंभ हुआ जो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, इसका तात्कालिक कारण क्या था। इसका तात्कालिक कारण यही था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का कार्यक्रम चालू किया गया था, उसी को लेकर के पूरी तरीके से ये जो है सो आंदोलन आपको स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। आगे बढ़िए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पर जो है दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। यानी अंतरिम सरकार बनी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए 1914 से 1918 तक चला था। तो कहाँ पर जो है महेंद्र प्रताप को राजा बनाया गया था, वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये आपको अफगानिस्तान में, कहाँ हो जाएगा आंसर आपका, अफगानिस्तान में। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते देखिए नरम दल और गरम दल की बात यहाँ पर लगभग हो रही है। देखिए निम्नलिखित में से कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो आपको पता ही होना चाहिए नरम दल और गरम दल, जब 1907 ईस्वी की बात हो रही है, 1907 ईस्वी को इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन थे यहाँ के जो अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और ये जो था ये कौन सा आंदोलन था, तो स्वदेशी आंदोलन में ही नरम दल और गरम दल दो रूपों में विभक्त हो गए थे। ठीक है, और फिर कब मिले थे, तो 1916 ईस्वी में मिले थे, जहाँ पर अध्यक्षता की थी मजूमदार के द्वारा किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और तब जाकर के जो है सो क्या हुआ था, फिर एक हो गए थे नरम दल और गरम दल। आगे देखिए 1904 ईस्वी के क्रांति के संगठन कहता है, क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत संगठित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। अभिनव भारत की अगर बात कर लें तो ये आपको महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, अभिनव भारत, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा का निर्धारण हुआ, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही है। देखिए आप पता है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हमेशा क्या होता है, खटपट होती रहता है। ठीक है, यानी हमेशा जो है क्या है, रेड लाइन कहिए उसको, जो है सो लाल बत्ती हमेशा उसके लिए जलता ही रहता है भारत पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कौन से, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। कौन से, रेड क्लिफ। और नाम है इनका, रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा का नाम भी है। रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है, तो भारत पाकिस्तान के बीच है। यहीं पर बात कर लेंगे। देखिए भारत और चीन के बीच कौन सा है, तो चीन तो बड़ा है, मोहिनी मंत्र मार देता है, मोहिनी मंत्र मार देता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। मैकमोहन मोहिनी मंत्र मार के या तब जाकर के युद्ध कर लेता है, नहीं तो ये मोहिनी मंत्र मार के देखिए नेपाल को आधा घुस गया, आपको इधर देखिए म्यांमार में घुस गया, इधर देखिए पाकिस्तान में घुसा हुआ है, तो सबको मोहिनी मंत्र मार देता है, नहीं तो ये आपको मैकमोहन याद रखेंगे। वहीं पर आप बात कर लीजिए, आपको एक डुरंड रेखा के बारे में जानते होइएगा। डुरंड रेखा जो है सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लें अगला प्रश्न को क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन तरफ से, तीन मतलब हुआ त्रि, संस्कृत में कहते हैं त्रि से आ गया त्रिपुरा, याद रखिएगा। तीन तरफ से बांग्लादेश से कौन सा घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डुरंड लाइन निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है डुरंड लाइन किसके किसके बीच है, आप लोग खुद बता दीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आप लोग से करंट प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए पाकिस्तान के जो है
पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, बताएंगे वर्तमान। कमेंट कीजिएगा आप लोग, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे किसको, सागरमाथा को, तो बिल्कुल याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। बिहार में यानी भारत में माउंट एवरेस्ट, और उसी को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। कोई दिक्कत नहीं, तो सागरमाथा याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कौन सा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ईओजोइक है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सोनोजोइक है, आप सोनोजोइक को याद रखिएगा। शिवालिक की जो श्रेणी है ना, शिवालिक की पहाड़ की श्रेणी है, ये इसका जो निर्माण हुआ है याद रखिएगा 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। कितना, 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व माना जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये जो है आपको कौन सा, सोनोजोइक को एक और नाम है, सोनोजोइक का दूसरा नाम क्या है, प्लियोसीन नाम है। क्या नाम है, प्लियोसीन नाम है। इसको प्लियोसीन कहिए या ये कहिए सोनोजोइक कहिए, तो इसके नाम से ये जो है सो आपको इसका निर्माण हुआ। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय का दूसरा जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो भारत के सिक्किम में स्थित है। इसे याद रखेंगे बिल्कुल। कंचनजंगा कहाँ है, तो भारत के सिक्किम में है, भूलना नहीं है। अच्छे प्रश्न है एकदम। आइए देखते हैं 29 नंबर, जो बोमडिल्ला है, क्या है, बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडिल्ला कहाँ पर है, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में आपको स्थित है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एपी जिसको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। जवाहर सुरंग किस नाम से जाना जाता है। जवाहर सुरंग की जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। देखिए किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे हैं, तो उसको आप देंगे तो बनिहाल दर्रा का नाम दिया गया है जवाहर सुरंग। किसको, बनिहाल दर्रा का नाम दिया गया है जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रा से संबंधित कुछ बातें और जान लीजिए। कौन कौन सी बातें, तो देखिए ये जो है सो पीर पंजाल जो है दर्रा आपका इसी से जुड़ा हुआ श्रेणी है। अब ये पीर पंजाल जो है आपको वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। तो कहाँ पर हो गया, तो जम्मू कश्मीर में हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। 31 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है कौन सी दर्रा। अगर बात कर लेंगे, देखिए थाल घाट जो है ये आपको मुंबई में है, ये पश्चिमी क्षेत्र हो ही गया। अब देखिए भोर घाट ये कहाँ पर, ये पुणे में है। अब देखिए पाल घाट आपका चेन्नई में है। तो बच कौन सा गया, देखिए पिपली घाट आपको जो है सो इन सब से अलग है। तो यानी ये आपका पूरी तरीके से पश्चिमी क्षेत्र में है, और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में नहीं है, पश्चिमी घाट में नहीं है। इसे याद रखिएगा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर बात कर लेंगे देश के जो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल की, तो ये उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन से, उष्णाद्र जो है आपका उष्ण कटिबंधीय जिसको कहते हैं, वो आपको पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित प्रश्न, बड़े मज़ेदार प्रश्न होते हैं और पूछे भी जाते हैं एकदम से। देखिए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर जो हुआ था, पूना पैक्ट का हुआ था, ये कहता है उसमें क्या क्या बातें हुई थी, किन बातों पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या किया गया था, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण जो है वो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है सो दे दिया था। यानी उसको कहा, उसमें ये हुआ था जब पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि जो भी लोग हैं हमारा भारत जो है टुकड़ों में बंट जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। यानी और यहाँ पर क्या था, भीमराव अंबेडकर जब गए थे वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में, जो गोलमेज सम्मेलन से वापस आए थे, तो उनको अधिकार दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कौन सा अधिकार दे दिया गया था, तो ये जो जितने भी लोग SC ST से बिलोंग करते थे वो 2 जगह पर वोट कर सकते थे, एक अपने लिए अलग से और एक दूसरे जो है सो सामूहिक रूप से सभी मतलब सार्वजनिक रूप से कहिए सबके लिए। तो ये जो है सो कहीं न कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था, लोग कई धड़ों में बढ़ जाते। इसी के लिए जो है सो पूना पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, और तब जाकर के इसको एक किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत
के द्वारा यानी अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ये कब मिला था? तो ये बिल्कुल देखिएगा 1786 ईस्वी का जो क्या था, अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत मिला था। ठीक है, 1786 की बात कर लेते हैं। तो 1786 में जो एक्ट आया था उसके तहत उनको अधिकार मिला था कि जो समिति का निर्णय होगा उसको वो अस्वीकार कर सकता है। आइए मार्ले मिंटो सुधार को देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये पारित हुआ था। पारित कब किया गया था मार्ले मिंटो? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 1909 ईस्वी में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के जस्ट बाद किया गया था। ठीक है, वहाँ पर जो है आपको उस समय में क्या हुआ था, जो आपका भारतीय राजनीतिक पार्टी थी वो दो धड़ों में बट चुका था। कौन कौन से दो धड़ों में? तो वही था गर्म दल और नरम दल में। भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये भारत की संघीय व्यवस्था जो है संसद के नाम से जाना जाता है। और संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और संसद जो है ये क्या होते हैं? संसद के अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जो है सो, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के संसद के कितने सदन हैं? भारत के कितने संसद के कितने सदन हैं? तो दो ही सदन है, आपको पता होना चाहिए, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? प्रावधान देखिए आगे है, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? किसको? देखिए अनुच्छेद 105 जो है, आपको ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 105 जो है वो क्या करता है? संसद को विशेषाधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, उन चीज़ों को मतलब उसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है, नियमों को निर्धारित करने के लिए उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। आपको अनुच्छेद 108 पता होना चाहिए। 108 जो है सो दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए होता है 108, इसे भी ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जो है किसका अंग है? तो अब ये अभी जस्ट हमने आपको बताया है, भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है? तो संसद का अंग है। संसद में हमने आपको बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बातें समझनी है कि जब दोनों सदन के द्वारा, ठीक है, वह संसद के दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। और जैसे ही दोनों सदन में पारित हो जाएगा वैसे ही राष्ट्रपति साहब को मोहर तो लगानी ही पड़ेगी, वो मोहर मार देंगे। और जैसे ही मोहर लग जाएगा यानी क्लियर हो जाएगा कि ये कानून बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको अस्थाई सदन? ये भी ध्यान रखिएगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता इसलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं। इसको विघटित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए कहते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइएगा जरा, कितनी सीटें हैं? तो 250 सीटें हैं। अभी लोकसभा में आपको पता है कितनी है? तो 552 सीटें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 आपको बिल्कुल याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। अब इसमें याद रखिएगा मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना है आपका, उसमें भी 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे ये आप लोग हमें बताइए। पूरी क्लास में आपको लाइव कक्षा में पूरी सब कुछ जानकारी दी गई है, आप लोग बिल्कुल हमें बताएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये कहता है हमारा 43 कह रहा है, क्या कह रहा है? तो ये क्वेश्चन पर मूल बातें क्या है? तो नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी। तो किसने किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। आइए बात करते हैं जो मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो अब ये भी कोई पूछने की बात है, अभी जस्ट बताया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आइए साइंस से कुछ प्रश्न आए हैं, देखिए साइंस के प्रश्न क्या कहते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मादा एनोफिलीज के मच्छर के ये जो है सो आपको रोनाल्ड रोज के द्वारा मतलब इसका खोज किया गया था। रोनाल्ड रोज के द्वारा जो है सो मलेरिया की खोज की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। डाउन सिंड्रोम वाली देखिए, डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य जो है रूप से किससे ग्रसित हो जाते हैं? जो डाउन सिंड्रोम जिनमें होता है वो अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग से संबंधित है। आइए मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी हो या अमीबा हो, इसको प्रोटोजोआ में रखा जाता है। किस में रखा जाता है?
प्रोटोजोआ में। अमीबा एक ऐसा जंतु होता है जो अपनी आकृति को हमेशा बदलते रहता है, अपना भोजन जो है सो कूटपाद से के माध्यम से करता है, अपने शरीर को बढ़ा लेता है, भोजन को घेर लेता है, जैसे ही घेर लेगा उसको कूटपाद का निर्माण हो जाता है और उसको धीरे धीरे अपने शरीर के माध्यम से उसको सोखने का कार्य करता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसकी आकृति और निश्चित नहीं होती है, लीजिए हमें लगता है वहीं पर पहुंच गए कहीं पर। देखिए 48 है आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये अमीबा ही हो जाएगा। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, बदलता रहता है। जीन क्या है सर, जीन क्या है बताइए, तो डीएनए का एक भाग है। डीएनए का क्या है, एक भाग है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। जीन किसको कहते हैं, देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इसको क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब डीएनए जो होता है सर, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, किसके द्वारा यानी जीन का संश्लेषण किया गया था। आपको जो है यहाँ पर लगाना होगा कौन, खुराना। कौन सा आंसर हो जाएगा, खुराना हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मेंडल की अगर बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आपको क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधों पर जो है इन्होंने विश्लेषण किया था। इन्होंने प्रथम संतति से लेकर के डार्विन जो है, डार्विनवाद के सिद्धांत के मतलब ये है, ठीक है। ये मेंडल जो है आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये मटर के पौधों पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। ये भी जीन से संबंधित ये भी बहुत सारे वर्क किए हैं। प्रकृति जो है वर्णवाद से विशेष संबंध था। आ जाइए देखिए यहीं पर, चार्ल्स डार्विन, अभी भी जस्ट बताया गया आपको, जो आपको प्राकृतिक से संबंधित डार्विनवाद का खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक तो आप जानते ही हैं, कोशिका का खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए। आनुवांशिकता का नियम जो है के जन्मदाता कौन है, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता ये आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ही है, मेंडल ही है, ठीक है। न्यूटन की अगर बात आती है तो न्यूटन ने गति का नियम दिया है, आपको पता है गति का नियम दिया है, तीन गति के नियम दिए हैं, एक नहीं 1 2 3 दिए हैं। उसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ढेर सारे वर्क इन्होंने किया है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, ये सारे बात आपको ध्यान रखना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखेंगे, डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, डी ब्रिज के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एक भूनीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाता है। देखिए अवशेषी अंग होगा, असमजात अंग होगा, समरूप अंग होगा, ये समजात अंग होगा। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल समजात अंग होगा, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, समजात अंग हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। शहद का एक प्रमुख घटक है, शहद जो है मीठा होता है और सबसे ज़्यादा इसमें मीठा कौन सा होता है, अब बताइए कौन सा होता है, तो फ्रुक्टोज होता है, यानी बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रुक्टोज के साथ जाइए। शहद में कौन सा चीज़ पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से अगर बात करेंगे कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे शर्करा दिए गए हैं। कौन है जो आपको क्या करता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप देखते होइएगा गर्मी के मौसम में ग्लूकोज का खूब सेवन कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, ग्लूकोज हो जाएगा आपका आंसर। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान देखिए 2 हुआ था, आपको 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना है, ये 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना है। 6 अगस्त 1945 में और 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। क्या हुआ था, तो जो बम गिराए गए थे, पहला हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर गिराए गए थे। जो बमों के विस्फोट हुआ था, विस्फोट में प्रयुक्त किया गया था, किस चीज़ों को प्रयुक्त किया गया था, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा प्लूटोनियम का उपयोग में लाया गया था, जिसकी वजह से आज भी बच्चे अपंग पैदा ले रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक बम होता है, एटम बम, परमाणु बम, ठीक है, उसके वजह से हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है, यानी कहता है किस धातु की वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है ये क्या होता है, निक्षेप हो जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा डी यानी लोहा हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा आंसर, लोहा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा डाला जाता है तो क्या होता है, जैसे ऐसे होता है, सूत्र ये हो जाता है आपका CuSO4 + Fe
तीर का निशान बन जाता है आपको FeSO4 प्लस Cu। यानी क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन जब भी लोहा का टुकड़ा डालेंगे तो कॉपर सल्फेट से लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। तो लोहा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? कौन किया था? देखिए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कौन फ्लेमिंग? तो J.A. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था प्रथम तापीय जो है वाल्व का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। यानी किस लेज़र की बात हो रही है? किसी लेज़र में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से सभी आंसर आपका होगा। कहेगा उपयुक्त में सभी कैसे? तो सब में जो है आपको एक आकृति हो, एक ही आयाम की हो या एक ही कला की हो, सब में प्रकाश की तरंगे जो है सो क्या होती है? उत्सर्जित होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कण जो है एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है? किसका सबसे अधिक संवेग होगा जी, बताइएंगे? तो इलेक्ट्रॉन का जो है आपको संवेग सबसे ज़्यादा होगा। अगर देखिए जो भी कण नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें हैं, एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चलेगी तो सबसे अधिक संवेग की बात जब होगी तो द्रव्यमान गुने वेग संवेग होता, आपको पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हमने बताए हैं आपको क्या होते हैं? J.J. टॉमसन के द्वारा किया गया है। प्रोटॉन के बारे में भी आपको बताया गया है। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन है? तो रदरफोर्ड है। कौन है? चैडविक है। कौन है? चैडविक है, नहीं चैडविक है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला जो 61 नंबर प्रश्न है, बड़े ही मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न तो आपको दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा उस समय तत्क्षण यानी बनाए होंगे, तो हो सकता है आपको लगा होगा कि किस तरह का दिया गया, लेकिन प्रश्न बड़े मज़ेदार हैं। देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड है, हाँ यहाँ देखिए मीटर प्रति मिनट है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मीटर प्रति घंटा है। कहता है कौन तीव्रतम है, यानी जो चाल सारे के सारे दिए गए, कौन सबसे अधिक तेजी से दौड़ रहा है, यानी तेजी गति से चल रहा है। 5 मीटर प्रति सेकंड को सर सबको या तो मीटर प्रति सेकंड में ले जाइए या सबको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाइए। हमें लगता है किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना ज़्यादा आसान है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ही, छोड़ दीजिए। आइए ए को देखते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग होता है, यानी इसको आप 18/5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 खत्म हो जाएगा, ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बात खत्म है। आइए इसको भी बदल देते हैं। यहाँ आपको 270 है, 270 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर है, मीटर को मीटर को किलोमीटर बदलने के 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दीजिए और गुना कर दीजिए। फिर मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या कीजिएगा? 60 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। प्रति है नीचा में, 60 ऊपर चला जाएगा, 0 0 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे 27 छके जो गुना कीजिएगा तो 162 हो जाएगा, 162/10 हो जाएगा, यानी 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको छोड़ दीजिए। आइए इसको देख लेते हैं। 185 है, 2 जीरो है, मीटर को किलोमीटर बदल के 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 भाग दिया, 2 0 खत्म हो जाएगा, 185/10 यानी 18.5 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा सब में, तो हमें लगता है ये 18 है, ये 16.2 है, ये 18.5 है, तो सबसे ज़्यादा तेज तो 19 किलोमीटर बना हुआ ना, ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सी, यानी आपका आंसर सी होना चाहिए था। क्लियर है सर? सी हो जाएगा आपका आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? देखिए टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि का मतलब हुआ सर, और यहाँ देखिए फिर 25% कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि क्या होगा ये बताना है। देखिए जब वृद्धि होता है तो +25 लिख लीजिए, जब कमी हो तो -25 लिख लीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए सर, एक बार +25 लिख करके एक बार -25 लिख दीजिए, फिर एक बार प्लस लिख कर फिर +25 गुने -25 कर दीजिए, अब बट्टा में इसमें 100 कर दीजिए। यानी ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, जब वृद्धि हो जब कमी हो तो वृद्धि वाले को क्या कीजिए? प्लस में ले लीजिए, कमी वाले को माइनस में ले लीजिए और एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमें लगता है ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सर, देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ों को गौर से देखिएगा। एक बार हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया है, और एक बार यहाँ पर गौर करेंगे तो एक बार हमने क्या किया, दोनों को गुना किया है, प्लस माइनस में गुना कर दिया। फिर दोनों के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर गुना वाले में 100 से भाग दे दिया है, और 100 से भाग देने के बाद हमने फिर क्या किया, यहाँ पर देखिए 100 से भाग दिया है और फिर देखेंगे बीच में दोनों को जोड़ दिया है। अब आप ही बताएंगे
बताइएगा कि जब प्लस हो जाएगा 25 और माइनस 25 तो खत्म हो गया, इसका बात खत्म है, ये हमारा हो गया 0। चलिए अब इसी पर काम होगा, प्लस 25 अब माइनस 25, तो 25 25 में 625 हो गया, और प्लस है इसमें यहाँ पर, अब माइनस है इसमें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है सर। अब बट्टे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब भाग लगाइएगा तो हमें लगता है 6.25 हो जाएगा माइनस में। और जब माइनस में 6.25 है, इसका क्या मतलब हुआ कि 6.25% की कमी हो गई, माइनस से मतलब सर कमी हो गई। ये आपका सी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है सर। इस प्रकार से आप बना पाते हैं इसको। देखिए 3 पासों को सर एक साथ फेंका जाना है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्राप्तता, कम से कम 6 आना चाहिए, यानी 6 से अधिक ही आना चाहिए, ठीक है, कम से कम 6, यानी कम से कम 6 मतलब 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक वाले चाहिए। देखिए पासा को जब फेंका जाता है ना, तो पासा में 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होते हैं। एक बार फेंका, 2 बार फेंका तो 1 2 3 4 5 6 फिर हो गए, 3 बार फेंका फिर 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब इसको देखेंगे सर तो कुल परिणाम इसको गुना करेंगे तो 6 को 6 से 36 हो जाएगा, और 36 को 6 बार लिखेंगे तो यहाँ 216 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 216 हो जाएगा, ठीक है। सबको 6 बार लिखना पड़ेगा ना एक एक को, तो 216 आएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा 216, और ऊपर जो आएगा इसको देखेंगे, इसको जो 6 से अधिक योग वाले, ठीक, क्योंकि देखिए इसको एक 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 लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 2 1 अगर लीजिए फिर भी देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 1 2 अगर यहाँ पर क्या लीजिए 1 2 2 ले लीजिए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो कम ही आपको देखने को मिलेगा जब 1 और 1 के साथ संयोग होगा। ध्यान से देखिएगा, जब 1 इस 1 कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, देखिए लाल ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए जब 1 है, यहाँ पर 1 है आपका, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 और 1 का प्रयोग जोड़ कीजिएगा, 1 2 1 का जोड़ कीजिएगा, तभी जा करके कम रहेगा योग, नहीं तो बाकी सबका 6 से अधिक हो जाता है। यानी 216 परिणाम आएंगे कुल इसमें, जिसमें आपको जो है कितने हो जाएंगे, 206 ऐसे परिणाम होंगे जो आपको 216 में 10 गो को छोड़ दीजिए, 206 बार इतना होगा, जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 6 से अधिक ही अंक आएंगे, ठीक है, 6 से अधिक आएंगे। इसको काट दीजिएगा, हमें लगता है 103/216 आएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया से, या तो आप जो है सो अगर किसी से मदद ले सकते हैं बच्चों से। 1 2 अगर मान लीजिए ऐसे रहता है, फिर 1 2 सिक्का है उछाला जाता है, एक पर हेड है एक पटेल है मान लीजिए इस तरह से, तो इसको लेते हैं 1, इसको 1 और 1 से लेते हैं 1 1, फिर लेते हैं 1 और 2 लेते हैं 1 2 हो गया, फिर 2 से लेते हैं 1 तो 2 1 हो जाता है, फिर 2 से 2 को लेते हैं तो 2 2 हो जाता है। तो इस तरह से हुआ सिर्फ 2 गो में, आज 6 गो है, सबको गुना करना है, और उसको फिर कहाँ ले जाना, फिर 6 बार गुना करना है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए CAB दिया हुआ 12, FED 30 और HID ज्ञात कर। देखिए जब C लेंगे आपको, CAB की बात करते हैं, सी आपका आता है 3 नंबर में, ए आता है 1 नंबर में, और बी आता है आपका 2 नंबर में। जोड़ दीजिए सर, तो 3 1 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 को 2 से गुना कर दिया, हो गया आपका 12, लिया 12। FED एफ के मान लीजिए 6 प्लस 5 हो गया, और डी हो गया आपका कितना 4, 6 5 11 4 हो गया 15, 15 गुने 2 कर दिया हो गया 30, क्लियर है सर, 15 गुने 2 30 हो गया। आइए HID को देखते हैं, H हमारा 8 हो गया, प्लस I हमारा 9 हो गया, D हमारा 4 हो गया, और E हमारा 5 हो गया। इसको गुना करेंगे, देखिए 8 9 17 4 21 5 कितना हो जाएगा 26, 26 गुने 2 की जगह सर 52 आपका आंसर होगा। 52 नंबर है सी ऑप्शन, सी आपका कंप्लीट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 7 10 16 19 25 है। अब यहाँ पर गौर करिएगा, तो 7 में 3 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा, 16 में फिर कितना जोड़ दीजिए, कितना 3 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा, 19 में फिर 6 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, अब 3 जोड़ दीजिए तो 25 3 28 हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी क्या क्रम है, पहले 3 जोड़ना, फिर 6 जोड़ना, फिर 3 जोड़ना, फिर 6 जोड़ना, फिर 3 जोड़ना, बस हो गया 19 25 3 28 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। आइए देखिए 13 6 78 गुना करने पर आता है, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन ये दोनों में गुना में नहीं जा रहा है। चलिए बात खत्म कीजिए, हटाइए, 2 गो नहीं जा रहा, 1 नहीं जाता तो क्लियर कर देते, लेकिन 2 नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा ट्रिक्स लगेगा। देखिए यहाँ अंकों को जोड़िए सर, 5 प्लस 6 कितना होता है सर 11, यहाँ देखिए 3 प्लस 4 कितना होता है सर 7, यहाँ देखिए 1 प्लस 8 कितना होता है सर 9, यहाँ देखिए 7 8 कितना होना चाहिए था 15 होना चाहिए था, लेकिन है कितना सर
13 है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ए जो है क्या है, असंगत है, बाकी सारे संगत है। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीपीएससी के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, हल्के हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या को का 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए, अगर परिणाम क्या होता है वही संख्या आता है, ये सबसे बड़ी बात। देखिए, अगर 400 को 50% की जगह 200 और 200 में 75 जोड़िएगा 275 हो जाएगा। 400 तो पूरा नहीं, हमें 400 पुराना है। आइए 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, और 50 में 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। या देखिए 100 नहीं पूरा, बढ़ गया, वही आना चाहिए जो पहले था। अब 250 का 50% कीजिएगा तो 125, 50% मतलब आधा, 125 प्लस 75 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 200। या देखिए 250 है, नहीं पूरा। आइए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। कैसे, तो 150 का 50% मतलब आधा यानी 75, आप 75 में फिर जोड़ दीजिए 75 तो पहले से जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 150। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो गया आपका सही। आंसर का क्या हो जाएगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए कहता 10 पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब कब होगा। देखिए, तो 10 की पावर यदि आप 1 रखिएगा, अब -1 कीजिएगा, 10 पावर 1 मतलब 10 में से 1 गया तो हो जाएगा 9। अच्छा 10 पावर 2 रख के देखिए, 10 का पावर कितना रखिए 2 रखिएगा तो हो गया कितना 10 ऐसे देखिए, हाँ 10 का पावर यदि 1 आपने रखा तो क्या हो गया 10 हो गया, और 10 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 9। 11 से कभी भाग लेगा, नहीं लेगा। 10 पावर 2 रख लीजिए सर, 10 पावर 2 मतलब कितना हुआ 100 में से फिर 1 घटाए कितना हो जाएगा 99 में 11 से भाग लगेगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो 2 रखने पर आता है 2 मतलब सम संख्या है, तो यानी n एक क्या होगा सम संख्या है, n क्या होगा एक सम संख्या। क्लियर है सर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 70 नंबर देखिए, कहता है यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न जब रहे ना, जब पैसों की बात ना हो, पैसे दिया ना रहे, यानी सिर्फ वस्तु रहे, यहाँ देखिए 7 नारंगी है, यहाँ 6 नारंगी है, तो आपको याद रखना है कि बड़ा में से छोटा घटा देना है। बड़ा है 7 में से 6 घटा दिया 1 हो गया, और नीचे विक्रय मूल्य को रख देना है, विक्रय मूल्य कितना है 6 हो गया, और गुने 100 कर देना है, बात खत्म है। भाग दीजिए 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 हो गया। भाग लगेगा 16, 50/3 ही तो ऑप्शन है ही, या 16.2/3% में रहता, ये हो जाता 16.66 हो जाता। आपका डी ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जो है यानी सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। कौन सा केंद्र है, रुद्राक्ष की बात हो रही है। रुद्राक्ष जो है आपको बिल्कुल देखिए, उनका जो अपना शहर है जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहीं पर जो है रुद्राक्ष की जो है उद्घाटन किया गया है, और वो शहर कौन सा है, वाराणसी है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करंट अफेयर संबंधित प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। इससे पहले कितना था, 100 देश था, अभी 101वां देश हो गया है। तो कौन सा है सर, अमेरिका बन गया है सर। कौन सा देश, तो ISA का जो है अभी जस्ट जो है सो क्या किया है, उसका अध्यक्ष यानी सदस्यता इन्होंने लिया है। आगे बढ़िए देखते हैं, देश का पहला जो है कहता है पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, यानी कौन सा जोन है जो पूरी तरीके से एकदम विद्युतकृत हो गया है, कोयला पानी का बात वहाँ पर ख़त्म हो गया है। देखिए पश्चिमी मध्य रेलवे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है जब, का सबसे ऊँचा रेलवे निर्माण किस नदी पर किया गया है। सबसे ऊंचा रेलवे निर्माण चिनाब नदी पर किया गया। सर कहाँ पर किया गया है, चिनाब नदी कहिए, चिनाब कहते हैं, या चिनाब भी आपको देखने को कहीं मिलता होगा, चिनाब नदी। ठीक है, तो चिनाब नदी पर किया गया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप जो आपका लिटिल गुरु है को लॉन्च किया गया है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किसको, लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है, और वो देश कौन सा है, तो बांग्लादेश देश है, बांग्लादेश में इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है सर। ये आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से, और 76 नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ से शुरू होता है आपका DLED की कक्षाएं। अब यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न क्या कहता है, एक बालक की विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की
किस प्रकार सहायता कर सकती है। यानी बालक के विकास के सिद्धांत की अगर समझ शिक्षक के पास हो तो वो किस प्रकार से सहायता कर सकती है, प्रश्न ये कह रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन चारों पढ़ेंगे तो हमें लगता है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट हम ऑप्शन पर चलते हैं और आपका ऑप्शन हो जाना है सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ने में। जब बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे उसके बारे में उनको जानकारी हो पाएगा, बच्चे का स्तर किस प्रकार से वो ढूंढेंगे ये उनको जानकारी हो जाएगा, और सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में यह जो है सो बहुत ही मदद करेगा। आगे बढ़ते देखिए समाजीकरण क्या क्या अर्थ है सर। समाजीकरण का अर्थ यदि पूछा जाए तो क्या हो जाना चाहिए, बताएंगे आप बिल्कुल। तो समाज में बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, समायोजन करना ही समाजीकरण तो है। बिल्कुल आप जो है समाज के नियमानुकूल, समाज की बातों को, समाज आपको स्थान दे रहा है, आप समाज के स्थानों में घुल मिल जा रहे हैं, यही तो समाज का समायोजन है, समाजीकरण का अर्थ है। ठीक है, नियमों का पालन करना, नियमों को तोड़ना ये कोई अर्थ थोड़े है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न से किसका बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए जो प्रोत्साहन किया जाए इसके लिए क्या व्याख्यान विधि होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, खोज विधि होगा या प्रयोगात्मक विधि होगा। कौन सा विधि होगा सर, तो बिल्कुल आपको खोज विधि, खोजी प्रवृत्ति का बच्चों को बनाना है, बच्चों को नवाचार के माध्यम से सिखाना है। तो ये आपको बच्चे लोकतांत्रिक ढंग से उन्हें अवसर देना है। तो ये आपको अवसर तभी देंगे जब बच्चे खोजी प्रवृत्ति का बन पाएंगे, अवसर देंगे तभी तो बन पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्न में से क्या क्या जो है सो वो कर पाते हैं, उनको क्या क्या सहायताएं मिलती है। ये कितनी मज़ेदार क्वेश्चन सब है। देखिए बिल्कुल जब आपको इसको देखेंगे, संघर्ष को महत्व देना सही बात है, आक्रामकता नहीं बिल्कुल गलत बात है, चिंता बिल्कुल गलत बात है। आपको सही जवाब समाजीकरण से मिलेगा। समाजीकरण में क्या होता है, सबको लेकर के चलना होता है, यानी नेतृत्व की भावना का विकास हो पाएगा बच्चों को। सबसे अगला बात, सहयोग की प्रवृत्ति बच्चों में जगेगा, जब वो गतिविधि में शामिल होंगे तो सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगा। ठीक है, ये सब बातें जो है आपको कहीं ना कहीं समाजीकरण पर ही जाता है। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल है। स्कूल के पास एक छुपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें क्या शामिल है सर, तो बिल्कुल आप आएंगे ऑप्शन नंबर बी पर आएंगे, और बी कहता है आपका अंतःक्रिया। स्कूल कहती है बच्चों के बीच बातचीत करे, बातचीत करने के बाद वह अंतःक्रिया करेगा, और सामग्री के माध्यम से स्कूलों में प्रस्तुत सामाजिक जो भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना, ये सबसे बड़ी बात है। आपका ये आंसर हो जाना चाहिए था। आइए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के समाजीकरण का उद्देश्य है। देखिए शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार देखेंगे तो बालक के समाजीकरण का लक्ष्य बिल्कुल एक ही है, उद्देश्य एक ही है, बालक के एक समूह का सक्रिय सदस्य बनना और सामाजिक कौशलों का विकास करना। देखिए कहीं भी जाए, किसी भी स्थान पर बालक जाए तो वहाँ सक्रिय रहे और सामाजिक कौशलों का ज्ञान उसके अंदर हो सके, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है। देखिए कौन सा जो है चरित्र निर्माण में कौन सा सहायक है, क्या इच्छा शक्ति है, बर्ताव है, नैतिकता है, व्यवहार है। अब देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे जो चरित्र निर्माण तभी संभव हो पाता है जब उसका बर्ताव जो होता है वो सही होता है। आप कहेंगे इच्छा शक्ति क्यों नहीं, इच्छा शक्ति क्यों नहीं, तो चरित्र निर्माण इच्छा शक्ति से नहीं हो पाता है, उसके व्यवहार से चरित्र निर्माण हो सकता है। ठीक है, चाहने से नहीं होता है, वह किस परिवेश में पला बढ़ा है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, इससे समझ में आता है। यानी बर्ताव कहीं न कहीं इस पर सब पर भारी पड़ जाता है। तो ये आपको ऑप्शन हो जाएंगे। समाजीकरण की अगर बात करेंगे, देखिए समाजीकरण निम्न में से किसकी एक प्रक्रिया है, तो समाजीकरण बिल्कुल याद रखेंगे मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की यह एक प्रक्रिया है। आत्मसात और समझौता नहीं, समझौता की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, समझौता करने से समाजीकरण नहीं हो पाता है ना। आप देखिए संस्कृति की समीक्षा करके सीखना नहीं, ये तो आप किसी भी चीज़ों को या दोस्तों के समाजीकरण नहीं, आप सभी ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को चुनने का प्रयास कीजिए, आप बिल्कुल सही जाएंगे। आइए देखिए 84 क्वेश्चन क्या कहता है। एक कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय अध्यापकों और छात्रों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। कैसा प्रयोग करना चाहिए सर, कैसा करना चाहिए बताइए, तो बिल्कुल सामाजिक करना चाहिए। एकदम सामाजिकरण से सब उठाया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए, सामाजिक होना चाहिए एकदम। ठीक
ठीक है, क्या होना चाहिए, सामाजिक। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक जो है और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 प्रश्न क्या कहता है? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए आप बच्चों को उदाहरण पेश करें। बिल्कुल, शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना चाहिए। बच्चों को नैतिकता की समझ के लिए आप एक से एक उदाहरण पेश करें, अच्छे अच्छे उदाहरण पेश करें कि देखो फलाना किस तरह से कार्य कर रहा है, फलाने का देखिए व्यवहार किस प्रकार का है, फलाने ने ऐसे किया तो ऐसा हुआ। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ से लेकर के आप देखेंगे तो जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके हीरो बना है, उन सब का आप देंगे उदाहरण, तो बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास जरूर अच्छा हो पाएगा। वो भी समझेगा कि नहीं, हमें ये करने से हमें ये फायदा मिलेगा। आगे चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन का पहचान करना है। इसमें गलत कथन की पहचान करना है तो हम सीधा सीधा चूंकि आंसर पर जाएंगे, इसलिए देखिए आंसर आपका बी होना चाहिए, क्या होना, सॉरी सी होना चाहिए। और सी आपका क्या है? देखिए, विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। वृद्धि के बिना विकास भी होता है और विकास के बिना वृद्धि भी होता है। गलत की पहचान करनी थी और ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी विकास का मतलब देखिए, बौने लोग भी होते हैं, वो भी बहुत चतुर होते हैं। बौने लोग भी आप देख रहे हैं, 3.5 फीट के लोग भी IAS बन चुके हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो देखिए आपको वो प्रभावित नहीं करता बुद्धि को। कौन सा बुद्धि? ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। यानी कौन सा बुद्धि जो है ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है, ये प्रश्न कहता है। तो बिल्कुल आपको जाना होगा क्रिस्टलीकृत के माध्यम से। क्रिस्टलीकृत जो होता है ये बिल्कुल ये आपका सही आंसर होगा। विकास की अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है। किस समय में आकर के बच्चा जो है आत्म केंद्रित होता है? तो शैशव अवस्था में। बिल्कुल, उसे कुछ पता ही नहीं होता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, जो होता है वो अपने मन में होता है। ठीक है, ये आत्म केंद्रित हो गया। आगे देखिए, नाचना, लिखना, ड्राइंग आदि एक उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है सर? तो गति विकास के उदाहरण है। नाचने से आपके शरीर के जो बच्चे नाचेंगे, डांस करेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, लिखेंगे, उससे भी हाथ का जो है सो आपका वो स्किल डेवलप होता है सर। कहीं ना कहीं गति विकास का वो आपका जो है ये क्या है सो उदाहरण है। आगे बढ़िए। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, भिन्न होता है। और किस चीज़ में होता है? क्या वृद्धि विकास में? बिल्कुल नहीं। विकास का क्रम इन सब में नहीं। किस चीज़ से भिन्न होता है? तो विकास की दर में भिन्न हो सकता है। विकास की दर में क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्तर पर, यानी किस स्तर पर कह रहा है? बालक अपनी वास्तविक योग्यता को पहचानना शुरू कर देता है। किस स्तर पर जाकर के बच्चा अपनी योग्यता को मतलब पहचानना शुरू करता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशल से भी करने लगता है। देखिए, जो प्राथमिक कक्षा होता है ना, बच्चे जब यानी आप कह सकते हैं कि 12 साल तक के बच्चे जो होते हैं, 12 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, तो वो बिल्कुल इन चीज़ों का विकास उनके अंदर होने लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बालक की गतिविधियाँ उसकी वृद्धि के अनुसार हो जाती है। वृद्धि के अनुसार कैसा हो जाता है सर? क्या जटिल हो जाता है, आरामदायक हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है, या दबाव मुक्त हो जाता है? बिल्कुल जटिल हो जाता है। याद रखिएगा, जटिल हो जाता है। एक बालक की गतिविधियां उनके वृद्धि के अनुसार क्या होती है? जटिल हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर किया जाता है? शिशु जो है प्रेम, भोजन, आराम, इन सब के लिए किस पर निर्भर करते हैं? क्या स्कूल पर, क्या समूह पर, या माता पिता पर, या दादा दादी पर? किस पर? तो बिल्कुल माता पिता होगा सर। ये बच्चों वाली बातें हो गई। नहीं, माता पिता पर ही निर्भर रहता है ना। अब माता पिता नहीं है तब तो अभिभावक किस थर्ड पर्सन के लिए, और लगभग आपको 99% देखेंगे तो माता पिता रहते हैं ही सहयोग करने के लिए। आइए अगला देखते हैं। बालक का स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास को उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी स्तर, एक दूसरे के स्तर से यानी प्रभावित नहीं करता। खैर छोड़िए, इतना नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समय अधिक लग जाएगा। आइए डी ऑप्शन के साथ जाते हैं। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकास से संबंध रखता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्या कहता है? मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता,
ये क्या आंसर हो जाएगा? मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन हो जाएगा। अब बगल में शादी भी है, देख लीजिए, बाजे भी बज रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखना है, हम जोर जोर से बोल करके आपको प्रयास करते हैं कि पूरा कंप्लीट करा ही दे। बाल विकास उसकी आपसी जिम्मेदारी है। बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है? यहाँ पर आप देखेंगे ये दो बातें जो होती है, वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण, ये दोनों प्रभावित करता है बालक के विकास को। तो यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत है? कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? आइए, परिपक्वता अनुभव के बीच अंतः क्रियाएं जो होती है, यह बाल विकास का बिल्कुल क्या है, एकदम सिद्धांत है। जो परिपक्वता होता है और अनुभव होता है, उनके बीच अंतः क्रिया से ही विकास होता है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है? क्या अधिगम हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, उपलब्धि हो सकता है, या संस्कृति हो सकता है? तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल उपलब्धियां। उपलब्धियां बच्चों को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता है, उपलब्धि से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं एक बच्चे ग्रुप डी में भी क्वालिफाई कर जाते हैं और ग्रुप डी से लेकर के वो आगे IAS तक की सफ़र तक भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको एक उपलब्धियां उसको प्रभावित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। आइए, पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात कर लें, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था होता है सो बहुत, मतलब कहिए उसको आप कम एज कह सकते हैं अपनी, यानी कि 0 से 4 वर्ष ले सकते हैं, या आपको 4 से मैक्सिमम 6 वर्ष तक ले सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है आपको 6 से लेकर के 8, 9, 10 तक ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष तक ही मैक्सिमम माना जाता है। तो तार्किक जो है अवधारणा, इसकी व्याख्या बच्चों के अंदर नहीं होती है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी मूल्यांकन का कार्य होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। अध्यापिका है या अध्यापक है को उनके अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में भी सहायता करता है कि आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे का मूल्यांकन जब हम कर रहे हैं तो उसका स्तर कितना ऊपर उठा है या नहीं उठा, तो क्यों नहीं उठा है, क्या हमारे पढ़ाई में या पढ़ाने में कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब बातों पर ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 102 कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक क्या कहता है, यानी सीधा हम आंसर पर चल जाते हैं। बिल्कुल आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लेव वाइगोत्स्की ने ही कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखिए, कहता है कथन पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल देखिए, ये लिंग जो है, लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये कहना गलत बात है कि महिलाएं आजकल देखिए हर जगह पर बाजी मार रही है, नंबर 1 पर है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं हो सकती है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता कौन सी नहीं हो सकती है? तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया। ये देखिए, निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया होगा तो प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकता है। यही आपका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आइए 105 देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं फटाफट। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित है? या प्रतिभावान की बात हो रही है, जैसे ही प्रतिभावान की बात होगी तो सबसे बेहतर इसमें से खोज लेना है, और वो बेहतर इसमें से हमारा कौन सा होगा? तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी है। कहता दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक। क्या कहता है? आप देखिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है जो 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल कर लेना। अरे प्रश्न को हल कर लेना कोई प्रतिभाशाली हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। देखिए, उनके अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना ये भी बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाल ही में दिए हुए विद्यालय में आयोजित एक खेल नाटक का जो है या खेल का रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक। अब देखिए, कोई भी अवधारणा दी जा रही हो उस पर बच्चा अगर मौलिक तरीके से, यानी उस पर जो है सो नाटक कर सकता हो या नाटकीय मंच तैयार कर सकता हो, तो कहीं न कहीं वो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है। देखिए आगे बढ़ेंगे। कहता एल्बर्ट बंडूरा निम्न में इसमें से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा की अगर बात कर रहे तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए।
अधिगम वक्र की बात हो रही है। अधिगम वक्र में पठार बनाता है। अधिगम वक्र में पठार क्या बनाता है? तो बिल्कुल देखिए सी, थकान के कारण। जो अधिगम वक्र में पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दर्पण चित्र। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र की अगर बात करें तो यह जो है सो आपको अधिगम का जो है अंतरण, अधिगम अंतरण जांचने के लिए या मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे 109 नंबर। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त, क्या कहता है? वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने तथा व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? अब देखिए सभी बातें इसमें आ गई है। क्या क्या आ गई है? एक आ गई है सबसे पहले नंबर, एकत्र करने की बात, विभाजित करने की बात, प्रस्तुत करने की बात, तुलना करने की बात, व्याख्या करने की बात। ये सारे जो है स्टैटिक्स में होता है। क्या होता है? गणित के ही पार्ट से स्टैटिक्स और उसके अंतर्गत आता है। सिर्फ गणित से गणित नहीं, गणित के सिर्फ स्टैटिक्स पार्ट अगर कहें तो उसमें उससे ये संबंधित है। आइए 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर क्या कहता है? देखिए पिछड़े बच्चों जो आपका बैकवर्ड चिल्ड्रेन के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? क्या गार्डे ने दी है? क्या सोनेल ने दी है? बर्टन हॉल ने दी है? या सिरिल बर्ट ने दी है? किसके द्वारा दिया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सिरिल बर्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिरिल बर्ट के द्वारा बच्चों को जो बैकवर्ड चिल्ड्रेन है इसकी शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहता है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जो आपका एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं, ये उससे अलग है। विशून्यता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सारे के सारे उससे संबंधित है, लेकिन अभिक्षमता जो एप्टीट्यूड है ये उससे भिन्न है। आइए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में कहता है, संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है? तो इसमें संवर्धन की अगर हम अर्थ की बात करें तो वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थी को अगली कक्षा में ले जाना। वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थी को अगली कक्षा में ले जाना, ये क्या है? जो आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संवर्धन कह सकते हैं। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, अगर उसकी मान लीजिए चौथे कक्षा में है और उसका ज्ञान जो है पाँचवा को पार कर रहा है, वो पाँचवा के भी गणितों को बना ले रहा है, वो पाँचवा के सभी विषयों को भी वो अच्छी तरीके से हल कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको संवर्धन करने का करने की आवश्यकताएं हैं और उसका संवर्धन जरूरी है। उसे आगे कक्षा में ले जाना उचित होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है? वह जो सोच करके क्या करता है। देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सीधा हम ऑप्शन पर चले जाते हैं। और सी नंबर, वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो। क्या ऐसा बात सही है क्या कि जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो जाएगा, खाली पाठ लिखने से थोड़े काम चल जाएगा? ये लक्षण नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। जो सोच समझ करते और करके अमूर्त तरीके से रखता हो, ये बिल्कुल लक्षण है उसका। ठीक है, बुद्धिमान युवा का लक्षण है। जो नए वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सके, जो संप्रेषण को तेजी से एवं उपयुक्त तरीके से करने में क्षमता रखता हो, ये बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन वह जो लंबे पाठ लिख सके, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको आप छांट दीजिएगा, लक्षण नहीं है। आइए राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह क्या दर्शाता है? अगर लड़कियों को वरीयता देंगे, ये कहीं न कहीं कहा जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह ही कहा जाएगा। और आपका आंसर हो जाएगा डी, 114 का डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो आप क्यों लड़की को ही क्यों चुनेंगे? हम लड़के भी तो अच्छे कर सकते हैं और लड़के भी आजकल करते हैं अच्छे। तो बिल्कुल आपका जो है वो आपका कहीं न कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह कह सकते हैं, ये उससे शिकार है कहीं न कहीं विद्यालय। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? जो क्या कहता है, निर्णयों में आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल आप तो यहीं पर आ जाइए। जो निर्णय ले सकता है वही प्रतिभाशाली है। जिसमें निर्णय लेने की क्षमता ना हो, वो कैसे मतलब आगे बढ़ सकता है या प्रतिभाशाली के रूप में वो कहा सकता है? आइए, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और क्या कहता है, ज्ञान और शैक्षिक दक्षता हार्दिक इच्छा से प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की मतलब हार्दिक इच्छा से प्रदर्शित करता है, उसके पास क्या होता है? उसके पास बिल्कुल याद रखिएगा, जो नैपुण्यता अभिविन्यास होता है वो उसके पास होता है। जो निपुण होता है वो शैक्षिक में दक्ष होता है और बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार हार्दिक इच्छा के साथ वो उस चीज़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास भी करता है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 117 नंबर क्या कहता है?
कहता है विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकदम पहचान लेना चाहिए। क्यों पहचान लेना चाहिए? यहाँ पर आप ऑप्शन ए के साथ आएंगे, गौण नियोक्ताओं से बचाव के लिए। ठीक है, जो गौण नियोक्ता है मतलब जो गौण रूप से वो कुंठित ना हो जाए, ग्रसित ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, इससे बचने के लिए उसका पहले ही हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं फटाफट, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि फिर कहीं ना कहीं उधर साउंड वगैरह का इफेक्ट हो जाएगा और फिर आपको समझने में हो सकता है आपको कहीं डिस्टर्ब हो सके। देखिए, चिंतनशील सोच जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसकी चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा किसने के द्वारा की है? डीवी के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, रॉस के द्वारा या ड्रेवर के द्वारा? किसके द्वारा की गई है? तो बिल्कुल डीवी के द्वारा। जो जॉन डीवी है उसके द्वारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के जो है सो बिल्कुल चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? कौन आगमनात्मक तर्क जो है उसमें कौन सी शामिल नहीं है? क्या अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना? कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी, जो कल्पना है ये जो है आपको आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीन पियाजे के बारे में क्या कहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जो के सिद्ध विकास के सिद्ध के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क की अवधि में विकसित होता है। तो जो है सब देखिए, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है और परिकल्पित निगमात्मक दोनों बातें हो रही है कि तर्क की बात हो रही है। इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था याद रखना है। जीन पियाजे की बात जब भी करें तो आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति की बात हो रही। देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की कौन सी विशेषता है जो पाई जाती है? वो सभी प्राणियों में जन्मजात होती है और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाता है। वही तो मूल प्रवृत्ति है। कहते हैं ना कि इसका जो है ना, ये आपको इसका लक्षण क्या है? इसके बाप बला ही है, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि इसका जो है खानदानी लक्षण है। ये कहीं ना कहीं जन्मजात हो जाता है। ये मूल प्रवृत्ति है जो खत्म नहीं होता। आइए देखते हैं, रचनात्मकता आमतौर पर जुड़ी होती है। रचनात्मकता किस चीज़ से जुड़ी होती है सर? रचनात्मकता एक अलग सोच है, अलग सोच से जुड़ी होती है रचनात्मकता ना। रचनात्मकता का मतलब वो सबके माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रहा है कि नहीं ये इस तरह का निर्माण हम करें, कोई अलग इस तरह का करे, तो वो रचनात्मकता है, अलग अलग। देखिए, आप बात करेंगे अगला। देखिए, आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं? प्रभावी ढंग से सीखने की अगर बात हो तो एकदम आवश्यकता के साथ साथ उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करिए, तो बिल्कुल आप प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है, प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आवश्यकता और उपागम के अनुसार बिल्कुल अध्ययन की जो आदत है उसका निर्माण करना होगा। आइए 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को क्या समझना चाहिए? क्या मशीन समझना चाहिए? मनुष्य समझना चाहिए? परिपक्व व्यक्ति समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? हमें तो लगता है सिर्फ मनुष्य समझना ही जरूरी है। मनुष्य को मनुष्य ही समझा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मशीन तो कभी ना बनाया जाए। आगे बढ़ते 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? किस अवस्था में बच्चे जो है आपको वस्तु का स्थायित्व प्रदर्शन करने का कार्य करता है? तो बिल्कुल आप जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो होती है, जब ज्ञान का कहते हैं ना, जब ज्ञान खुल जाता है तो उस अवस्था में वो सब कुछ को स्थायित्व देने लगता है, नहीं ये सही है, ऐसा ही करना उचित होगा। ठीक है, इस तरह से। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं शिक्षक को एक व्यवसाय के रूप में क्यों देखा जाता है? शिक्षक को जब व्यवसाय के रूप में क्यों देखा जाता है ये कह रहा था। देखिए, बिल्कुल आप जाएंगे, इसमें चारों ऑप्शन सही है आपका। जो ऑप्शन में पहला कहता है कि आवश्यक रूप से एक बौद्धिक कार्य के रूप में बौद्धिक कार्य है, या बिल्कुल बौद्धिक कार्य है ही। अपनी सामग्री विज्ञान से लेता है, बिल्कुल सामग्री जो है पूरी तरीके से चारों। तो विज्ञान का क्या तात्पर्य है? ये थोड़े है कि गणित विज्ञान को, वातावरण में भी विज्ञान है, सब कुछ है। तो यहाँ भी ध्यान रखना, शैक्षिक रूप से संप्रेषणीय तकनीक युक्त हो, एकदम संप्रेषण का तकनीक तो अच्छा होना ही चाहिए। आगे बढ़ते देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की रेखा कब प्रसारित की गई है? अब बताइए, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको हम NCF कहते हैं, क्या कहते हैं? NCF कहते हैं। ये कब आया था? 2005 में आया था। BCF कब आया? 2008 में आया। एक प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। अब यहाँ देखिए, प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व के लिए क्या होना आवश्यक है? तो उपरोक्त में से सभी होना आवश्यक है, एकदम सभी। क्योंकि बौद्धिक कुशाग्रता होना चाहिए, नैतिक जागरूकता होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो सभी होगा तभी तो हो पाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए, शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र विश्लेषण पहचानिए। शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र विश्लेषण पहचानने के लिए आपको निम्न में से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें लगता है आपका 4 में से 3 जो दिए गए हैं, 3 के 3 सही है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कार्यों के लिए जो
क्या है, कार्यों के लिए उद्देश्य को निश्चित करना। आप किसी भी कक्षा में आप जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे उसके लिए आपका जो है क्या होता है, उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। इससे क्या है, इसको पढ़ाने से ये लाभ होंगे बच्चों को, ठीक है। तो ये निश्चित कर लेना कि ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना, इन सब चीज़ों को, तो ये कहीं ना कहीं उद्देश्य होना चाहिए। नीति निर्धारण करना, नियम तो होना ही चाहिए। प्रभाव एवं संचालन का मूल्यांकन करना, बिल्कुल उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आइए, कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है। कर्मचारी जो है वो नेतृत्वकर्ता का पूर्ण बात मानता है। कब, देखिए, जब कार्य संपादन का नेतृत्व सही हो, जब आपके अंदर नेतृत्व का मतलब नेतृत्व विकास सही ढंग से हो पाएगा, तो आपका जो है सो, जब जितने भी आपके अंदर कर्मचारी कार्य करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको जो है सो बिल्कुल सही ढंग से आपकी बातों को मानेंगे। समान लक्ष्यों की प्राप्ति में, ठीक है, समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। यह कथन किसने दिया था? देखिए, समान लक्ष्यों, बहुत ही अच्छे प्रश्न। देखिए, समान लक्ष्यों, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अगर बात कर लेंगे तो ये आपको जो यानी दो आदमी के द्वारा दिया गया है एकदम, ठीक है। उसमें नाम क्या हो गया आपका? कुंटज एवं डोनेल का, ठीक है। दोनों आदमी ने मिलकर के इसको दिया था। आइए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण एवं जो संस्थान डाइट है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है? कौन सा कार्य करती है ये नहीं दिया है, कौन सा कार्य नहीं करती है। तो बिल्कुल देखिए, याद रखिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बिल्कुल डाइट करती है। पाठ्यचर्या सामग्री का निर्माण ये भी करती है। और नहीं क्या करती है, तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यों की अवहेलना नहीं करती है, ये भी कराती ही है। 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए हमने आपको लाइव कक्षा में भी पूरी जानकारी इसके माध्यम से दिया था, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा। देखिए, 33 नंबर क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय को जो PTEC के रूप में जाने जाते हैं, वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? किसके द्वारा मिलती है वित्तीय सहायता? तो बिल्कुल स्थानीय सरकार जो होगा, राज्य सरकार जो होगा, उसके द्वारा दिया जाएगा। सॉरी, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार नहीं, स्थानीय सरकार यहाँ कौन, हाँ सर, यही ना हो जाएगा, राज्य सरकार ही ना होगा। बिल्कुल हाँ, सही होगा। 100 जो है आपका क्या है, ये 33 है और इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। यही आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा? राज्य सरकार ही होगा। BC ऊपर नीचे हो गया, यही आपका राज्य सरकार आंसर सही होगा। राज्य सरकार के अधीन ही है। देखिए, राज्य शिक्षा जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान का रूप बदलकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया। ये कब किया गया? पहले था राज्य शिक्षा संस्थान, अब बदल करके अभी क्या है? राज्य शैक्षिक क्या अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसका नाम बदल करके कब रखा गया? 1970 में, 1970 ईस्वी में इसको नाम बदला गया था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान की बात हो रही है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्यों की पहचान कीजिए। कौन से प्रमुख कार्य हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे तो ये सारे कार्य इसके उपयुक्त में से सभी इसके आंसर हैं, ठीक है। राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक स्तर का जो है पाठ्यचर्या निर्माण करना, यहाँ +2 तक का हमने लिखाया भी था, आपको नोट भी कराया था। प्रत्येक विषय वस्तु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये भी सही है। SC ST के लिए, पिछड़े जाति के लिए, इनके लिए भी छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन राशि यानी D, ये एकदम सही होगा। बिहार शिक्षा परियोजना, जो आपका बिहार शिक्षा परियोजना BEP है, इसकी परिकल्पना कब की गई थी? तो यहाँ हमने आपको बताया था 1991 कहीं कहीं दिखता है आपको, कहीं कहीं आपको 89-90 दिखेगा। तो जहाँ 89-90 रहेगा 89-90 लगाइए, और जहाँ सीधा 91 रहेगा तो वहाँ 91 लगाइएगा। यहाँ पर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना निबंध जो है, ये निबंधन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये देखिए किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1860 में ही किया गया था। कब? 1860 में, 1860 में ही किया गया था। आइए देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करती है। यह संस्था किसके साथ कार्य करती है? तो बिल्कुल याद रखेंगे आप, यूनिसेफ के साथ यह सही, ये जो है सो कार्य करती है। ये सारी बातें आपको नोट कराया गया है। नोट्स यदि पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप यहाँ आसानी से जवाब दे पाते। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल एक ही मुख्यालय है इसका, और वो कहाँ पर है? तो पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। इसे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारे बातें सिलेबस में है, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कहता भारत में कार्यशील महिलाओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, और 3 के 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी घरेलू कार्यशील महिला, नौकरी पेशा वाली महिलाएं और श्रमिक महिलाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, दिव्यांगता के लिए जो किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से कितने प्रतिशत अक्षमता अनिवार्य है? कितने प्रतिशत? तो 40% अक्षमता अनिवार्य है। कम से कम 40% रहेगा तो सारी जो सुविधाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय जो है, अगला सवाल कहता है, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ अवस्थित है? याद रखेंगे देहरादून में अवस्थित है, इसलिए बी रहे सी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देख लेना है। सी लिखा हुआ तो सी लगा दीजिए और देहरादून लिखा हुआ तो देहरादून लगा दीजिए। मानसिक पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से उत्तरदायी कारण है? मानसिक पिछड़ेपन की बात हो रही है, इस स्थिति में आपको देखिए वंशानुक्रम से भी मानसिक पिछड़ा हो सकता है, जब पूरे खानदान में सब के सब सुस्त होंगे, हो सकते हैं शारीरिक कारक भी हो सकता है, संवेगात्मक कारक, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ये आपके 143 का डी होंगे। आइए 144 देख लेते हैं। कहता है पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? अब बिल्कुल देखिए, जो असफल विद्यार्थी है, ऑलरेडी असफल है, तो उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे? उसके मूल्यांकन के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जो निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली है वहाँ पर उस पर बिल्कुल फोकस करना है और ये आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र सेशन की समाप्ति के बाद होता है? कौन सा मूल्यांकन होता है जो सेशन समाप्त होने के बाद होता है? तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ये सेशन समाप्त होने के बाद होता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है? गौर से देखेंगे, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण तथा व्याख्या जो है वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। कौन नहीं आता है, हमें इस बात का ख्याल रखना है। तो कौन नहीं आता है, इसमें परीक्षा में जो परीक्षा का प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्णता किया जाता है। अब सीसीई तो ये कहता है कि बच्चे को आप अनुत्तीर्ण कर ही नहीं सकते, तो अनुत्तीर्ण कहाँ से आ गया? और प्राप्तांक का आधार ये भी नहीं देना है, कहीं पर भी नहीं, ग्रेड आपको दिखा देना है, खाली बात खत्म है। आइए आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन थोड़े किया जाता है इसमें बच्चों का, सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन। आर्थिक मूल्यांकन तो होना ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, आर्थिक मूल्यांकन ही। मूल्यांकन इन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन जब हम बच्चों का करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है ये भी समझ जाना चाहिए। तो बिल्कुल शिक्षार्थी जो है उसको उसकी उपलब्धि को मापते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या ग्रहण किया, कितनी चीज़ों को सीखा, उसके स्तर में कितनी वृद्धि हुई और किन किन पहलुओं को और विकसित करना बाकी है, ये इन चीज़ों का मूल्यांकन होता है। देखिए आगे कहता है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए जो आकलन है वो क्या है? तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्या है, वो आप जाएंगे यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ, जो ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ग्रेड्स को पूरी तरीके से क्या करता है? महत्व देने पर बल देता है। तो ये आपका सीखने का आकलन, ठीक है। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? परिणामों की अपेक्षा तकनीकों को, क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ये विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो ये तकनीक पर केंद्रित है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। आपने जो वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों को मैनी थैंक्स, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है, मैनी थैंक्स आप लोगों को। अब थोड़ा सा बस इतना मेहरबानी कर दीजिए कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए 5-10 लोगों के साथ, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और चलिए शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।